बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम क्लास 9 पंजाब टेक्स्ट बोर्ड की जो न्यू बुक है मैथमेटिक्स की, उसका चैप्टर नंबर 3 की रिव्यू एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले मैं रिव्यू एक्सरसाइज के 2 वीडियोस लेक्चर्स रिकॉर्ड करवा चुका हूं। पार्ट 1 के अंदर हमने जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को कवर किया था, उनके सॉल्यूशंस फाइंड आउट किए थे, क्वेश्चन नंबर 2 से 5 एंड 8 से 13 के। जो सेकंड पार्ट था रिव्यू एक्सरसाइज का वीडियो लेक्चर, उसके अंदर मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चंस के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सिखाए। अब ये लास्ट वीडियो लेक्चर है, दैट इज पार्ट 3, जिसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करना है रिव्यू एक्सरसाइज की। रिव्यू एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, दैट इज एमसीक्यूज। तो मैं कोशिश करता हूं लास्ट में ही एमसीक्यूज को डिस्कस करता हूं। पहले चैप्टर को कंप्लीट कर लेते हैं, जितने भी हमें एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन दिए होते हैं, तो लास्ट में हमेशा कोशिश करता हूं इनको डिस्कस करूं, क्योंकि जब तक कंप्लीट टॉपिक कवर अप ना कर ले, जितने भी हमने टॉपिक्स कवर किए होते हैं, क्योंकि ये हमारा चैप्टर जो है सेट्स एंड फंक्शन है, जब तक आपको सेट्स और फंक्शन का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो एमसीक्यूज को सोल्व करना आपके लिए मुश्किल है। मैंने बेसिक चीजें, बेसिक डेफिनेशंस को एलैबोरेट किया है। आप YouTube चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट के अंदर तमाम देख सकते हैं। मैं कोशिश करता हूं कि डेफिनेशन को भी क्लियर करें और साथ साथ एक्सरसाइज के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं उसको भी सॉर्ट आउट किया करें। ठीक है, अगर आपने डेफिनेशंस क्लियर है आपकी इस चैप्टर की सेट्स और फंक्शन की, तो एमसीक्यूज सोल्व करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, उन्हीं से रिलेटेड होते हैं जो आपने टॉपिक्स कवर किए होते हैं इस चैप्टर के अंदर। चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि यहां पर लिखा है फर्स्ट एमसीक्यूज, द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट की हमने 3 टाइप्स पढ़ी थी, टेबुलर, सेट बिल्डर और डिस्क्रिप्टिव। ये कहा है उसने कि द सेट बिल्डर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म हमें दी है 1, 1/3, 1/5, 1/7। वो कहता है इसकी टेबुलर फॉर्म, सॉरी सेट बिल्डर फॉर्म क्या होगी। 4 ऑप्शन है, ए, बी, सी एंड डी। इनमें से कोई एक ऑप्शन तलाश करना है। ये सेट बिल्डर फॉर्म हमें बना के दी है। अब देखिए जो टेबुलर फॉर्म है उसमें गौर कीजिए आप। रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में है। इसको भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि इधर मेंशन नहीं किया, इसे 1 लिख लेते हैं, 1/1 P/Q की फॉर्म के अंदर। P/Q की फॉर्म के अंदर तमाम नंबर्स गिवन है। अब देखिए ऑप्शंस में देखते हैं हमारे पास P/Q की फॉर्म के अंदर कौन कौन से हैं। एक तो 1/n, ये भी P/Q की फॉर्म है। 1/1+n, ये भी P/Q की फॉर्म है। 1/2n+1, ये भी P/Q की फॉर्म है। लेकिन ये P/Q की फॉर्म नहीं है, ये तो ऑप्शन नहीं है, इसको तो छोड़ ही दें। अब रह गए 3 ऑप्शन हमारे पास, ए, बी एंड सी। देखिए वो कहता है जी सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर ये एक सेट डिफाइन किया हुआ, तीनों के अंदर एक चीज कॉमन है, दैट इज होल नंबर। होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। होल नंबर स्टार्ट होते हैं दैट इज 0 से, 0, 1, 2 एंड सो ऑन चलता चला जाएगा। ठीक है, चले 0 पुट करते हैं इसके अंदर, 1/0। तो 1/0 याद रखिए इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। कैलकुलेटर में भी चेक करेंगे, सिंटैक्स एरर देगा 1/0। क्यों कहता है आपने होल नंबर्स लेने हैं और इसमें पुट करना। तो पहला होल नंबर क्या था हमारे पास, 0 इसमें पुट करें तो 1/0 सिंटैक्स एरर देगा, उसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं कर रहा। इसका मतलब है ये भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ये भी ऑप्शन नहीं है। अब रहेगी पीछे ये वाली ऑप्शन बी को चेक करते हैं। अब पहले 0 पुट करना है इसके अंदर। जब 0 पुट करेंगे हम इसके अंदर, इस जगह पर 1/2 × 0 + 1, इसको सॉल्व करें आप। जब सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 1/0 + 1, दैट इज 1। तो पहला नंबर तो ये बनता नजर भी आ रहा है हमें। दूसरा भी चेकआउट कर लेते हैं। जब दूसरा चेकआउट करेंगे इसमें 1 पुट करना है। अब आपने इधर 1 पुट कीजिए, जब इधर 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये कितना हो जाएगा 3। यानी ये नंबर भी बन रहा है, पहला भी बन रहा है और दूसरा भी बन रहा है। एक और चेक कर लेते हैं, 2 पुट करके देखते हैं, होल नंबर 2, 2 2 4, ये 4 हो जाएगा। तो 4 + 1 कितना होता है 5। तो हमें नजर भी आ रहा है कि नंबर बनते चले जा रहे हैं। अगर हम इस सेट के अंदर होल नंबर्स 1/1 एक एक करके पुट करें, पहले 0 पुट किया उसका आंसर 1 आया, फिर 1 पुट किया उसका आंसर 1/3 आया, फिर इसमें 2 पुट किया इनकी जगह
1/5 आया, तो सीक्वेंस बनती चली नजर भी आ रही है। तो इससे मुराद क्या होगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट है यहां पर हमारे पास बी ऑप्शन। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन में मिल गया। ठीक है, अब चलें नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्या दिया हुआ है, इफ इज एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट है और कहता पावर सेट इसके क्या होंगे, इसके पावर सेट हमने बताने के इस एम्प्टी सेट के पावर सेट कितने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है जी। ठीक है, अच्छा पावर सेट मालूम करने के लिए तो पहले आपको फार्मूला पता होना चाहिए। तो पावर सेट मालूम करने के लिए तो हमारे पास ये फार्मूला होता है 2 की पावर n, 2 की पावर n। n ए के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, ए के अंदर तो कोई एलिमेंट्स भी मौजूद नहीं है, तो इधर इससे मुराद क्या, 2 की पावर क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। किसी की पावर 0, आंसर क्या होता है 1, यानी पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा। ठीक है, पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा और वो यही एलिमेंट होगा। ठीक है, जब हमने पावर सेट का कंसेप्ट पढ़ा था ना 2.1 या 2 के अंदर, तो तब हमने ये चीजें डिफाइन की हैं। अगर आपने वो डिटेल से पढ़ी हैं तो फिर आपके लिए बहुत आसान है। तो फिर आपके लिए कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। अब देखिए पावर सेट के लिए हमने क्या करना पड़ता है, हमें पता है कि एक पावर सेट के अंदर एक एलिमेंट होगा, वो बताते खुद ही ये होगा ये सेट। तो पावर सेट को क्या करते थे, सेट के अंदर लिखते थे, यानी सेट फॉर्म के अंदर कौन सा सेट लिखना है, सबसेट। इसका तो कोई प्रॉपर सबसेट ही नहीं है, तो इसी को लिख देते थे हम, तो ये ऑप्शन बनती है। लेकिन यहां पर अब एग्जामिनर भी थोड़ा चेंज कर सकता है, क्योंकि एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन ये भी होती है, एम्प्टी सेट की रिप्रेजेंटेशन ये भी हो सकता है। अगर वो चालाकी करे, होशियारी करे आपके साथ, ये स्किप कर दे ये वाली ऑप्शन, तो फिर आपको वो ये भी दे सकता है। ठीक है, जरा माइंड में रखना, इस पॉइंट को नोट कर लेना आपने एमसीक्यूज जब आपकी बुक्स आएंगी। ठीक है, बुक के ऊपर नोट कर लेना है। तो एक ये भी ऑप्शन बन सकता है पावर सेट, और एक ये भी ऑप्शन बन सकता है अगर यहां पे एम्प्टी सेट इस तरह का निशान दे दे, दोनों एक जैसे होते हैं एम्प्टी निशान। ठीक है, तो दोनों आपने याद रखने, तो ये इसका सी ऑप्शन होगा हमारे पास। क्लियर है, तो ये पावर सेट आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। अब आते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, इंपॉर्टेंट है जी। इसमें हमें 3 सेट्स दिए हुए, यू दिया हुआ 1 to 5, ए दिया 1 to 3 और बी दिया 3 4 5। वो कहता है यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करके बताए क्या आता है। सॉल्व करना है, सॉल्व करना आपको आता है। पहले हम ए इंटरसेक्शन बी निकालते हैं। तो जब मुझे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, इधर सॉल्व करते हैं इसे, ए इंटरसेक्शन बी डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। इसमें और इसमें कौन सा एलिमेंट कॉमन है जी, कॉमन एलिमेंट जस्ट 3 है, जस्ट 3, यानी ए इंटरसेक्शन बी में मुझे क्या मिलेगा, जस्ट 3 मिलेगा। ठीक है, 3 मिलेगा। अब वो कहता है सॉल्व करके बताए यू में से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है, यानी यू में से ए इंटरसेक्शन बी को क्या करना है, माइनस करना है। माइनस से मुराद क्या होते हैं, यू के एलिमेंट्स क्या, 1 2 3 4 एंड 5, और माइनस से मुराद क्या आ जाएगा, 3 को माइनस कर देना। ए इंटरसेक्शन बी में जस्ट 3 एलिमेंट है, तो ये कट गया, पीछे क्या बच गया, 1 2 4 5। तो 1 2 4 5 कौन सा ऑप्शन नजर आ रहा है हमें, दैट इज ए ऑप्शन। सॉल्व करने से हमें पता चल गया इसका ए ऑप्शन है। ठीक है, अगर आपको इंटरसेक्शन और डिफरेंस मालूम करना आता है तो फिर आपके लिए कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आगे आते हैं नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, इफ ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग का वर्ड रिमाइंड करवा देता हूं, याद करवा देता हूं आपको दोबारा। ओवरलैपिंग हमारे पास क्या होता है कि ओवरलैपिंग की रिकॉल करते हैं डेफिनेशन। अगर दो सेट्स की इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ जाए, ये मैथमेटिकल फॉर्म है उसकी और ये उसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग से मुराद है उनकी इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी होती, कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर कॉमन होता है हमारे पास। ठीक है, दैट इज सॉरी ओवरलैपिंग सेट्स। वो कहता है अगर ये ओवरलैपिंग है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी क्या होंगे हमारे पास। ठीक है, अभी मैंने ये एग्जांपल को सोल्व किया है, इसी को लेके चलते हैं हम। इसमें से ऑप्शंस तलाश करने हैं, पहले इसको सोल्व करते हैं। इसके कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं अगर ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास नॉन एम्प्टी है। तो ये एग्जांपल ऊपर लिखी भी है, इसी को मैं सोल्व करता हूं। अभी हमने सोल्व किया तो ए इंटरसेक्शन बी क्या आया था,
ये ओवरलैपिंग है, ये जो सेट दिए ना ये ए और बी, ये ओवरलैपिंग है क्योंकि इनमें एक एलिमेंट सेम है। अगर कोई एलिमेंट सेम ना हो तो वो ओवरलैपिंग नहीं होते, वो डिसजॉइंट होते हैं। बात याद रखिएगा, इनमें एक एलिमेंट सेम आ रहा है दैट इज 3, तो वो निकाल लेते हैं जी। कौन सा एलिमेंट है जी? 3। ठीक है, तो सॉरी ये ओवरलैपिंग है, लेकिन हमें सोल्व किसे करना है? सोल्व किसे करना है? a माइनस बी फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? a माइनस बी। ये नॉन एम्प्टी है, ये वाला भी और ये वाला भी। ठीक है, ये जो लिखा ना a और ये b, ये ओवरलैपिंग है। इसी को सोल्व करते हैं, a माइनस बी सोल्व करते हैं, क्योंकि मुझे इसका आंसर बताना है। जब मैंने a माइनस बी को सोल्व करना है तो a के एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? 1 2 3, और b के एलिमेंट्स कितने हैं मेरे पास? 3 4 एंड 5। तो ये तो 3 कट गया, क्या बच गया इसके अंदर? 1 और 2। a माइनस बी को मैंने सोल्व किया इन दो ओवरलैपिंग सेट्स को, a एंड b को, ताकि एग्जांपल से सोल्व करेंगे हमारे लिए इजी हो जाएगा। इससे मेरा होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, उसकी कार्डिनैलिटी कितने एलिमेंट उसके अंदर मौजूद हैं। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं? ये 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर इसकी कार्डिनैलिटी चेक करनी है, n ऑफ a माइनस बी इज टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, कितनी तादाद है उस सेट के अंदर, a माइनस बी के अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद है। तो वो नजर भी आ रहा है 2, जब a में से b को माइनस किया हमने। ठीक है, अब वो कहते हैं इनमें से ऑप्शन तलाश करें। मैंने सोल्व किया a माइनस कार्डिनैलिटी ऑफ a माइनस बी इज 2। अब देखिए यहां पे लिखा हुआ है n से मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a, तो a के एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर? 1 2 और 3, यानी इसका आंसर तो बनता है 3। हमारा आंसर 2 है, सोल्व किया हमने, इसको सोल्व किया, हमें आंसर क्या मिला? 2, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट 2 से। इसको चेक करते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स b कितने जी? 1 2 3, तो ये भी मैच नहीं करता, यानी ये भी नहीं है ऑप्शन और ये भी ऑप्शन नहीं है। इसमें भी 3 एलिमेंट्स है, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमें 2 एलिमेंट्स वाला चाहिए। a इंटरसेक्शन b, इसमें और इसमें कितने एलिमेंट्स कॉमन है जी? कितने सेम है जी? 1 एलिमेंट है, तो अभी भी हमारा आंसर नहीं आया। तो लास्ट में बचता है ये वाला, इसको चेकआउट कर लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स a कितने है जी? 3 है जी। नंबर ऑफ एलिमेंट्स a इंटरसेक्शन b कितने जी? 1। तो इसमें सॉल्व करने से इसके एलिमेंट्स की तादाद कितनी बनेगी? 2 बनेगी। तो इट्स अ राइट आंसर, दैट इज डी। इस एग्जांपल को सॉल्व करेंगे तो आपको 4th का ऑप्शन मिल जाएगा बड़ी आसानी के साथ, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है सेट्स के हवाले से। ठीक है, अब मूव करते थोड़ा सा आगे, बिल्कुल इसी तरह। ठीक है, यहां पे लिखा a सबसेट b, यहां पर लिखा था ओवरलैपिंग, अब सबसेट की बात कर रहा है, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इधर सेट से ओवरलैपिंग, यानी एक एलिमेंट कॉमन था, अब इधर बात कर रहा है a इज अ सबसेट ऑफ b। ठीक है, सॉल्यूशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा। कहता b माइनस a इज ओवरलैपिंग। एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी से मुराद है ओवरलैपिंग है b माइनस a। वो कहता है बताएं इसकी तादाद कितनी होगी b में माइनस a से। एग्जाम्पल लेके सोल्व करेंगे तो आसानी हो जाएगी। कंडीशन क्या है? a इज अ सबसेट ऑफ b, ये कंडीशन दी है ना हमें, a इज अ सबसेट ऑफ b। उस तरह की एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो एग्जाम्पल में a के एलिमेंट्स ले लेता हूं 1 2, और b के एलिमेंट्स ले लेते हैं 1 2 एंड 3। सबसेट की बात कर रहा है, a इज अ सबसेट ऑफ b, a इज अ सबसेट ऑफ b, a के तमाम एलिमेंट्स b में होने चाहिए। तो 1 और 2 इसमें मौजूद है कि नहीं है मौजूद? ये जो मैंने एग्जांपल ली है a इज अ सबसेट ऑफ b ली है मैंने। ठीक है, आगे वो कहता है b में से जब a को माइनस करें, एम्प्टी आंसर ना आए, चेक कर लेते हैं जी। तो b में से जब a को माइनस करें, एम्प्टी सेट ना आए, सॉरी नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए, एम्प्टी सेट नहीं आना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट आना चाहिए। सॉल्व कर लेते हैं 1 2 3 माइनस 1 2, ये और ये कैंसल, तो क्या बच गया? तो ये तो एम्प्टी तो नहीं ना आया, यानी जो ये जो मैंने सेट लिए हैं a इज अ सबसेट ऑफ b की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है, इसको भी सेटिस्फाइड कर रहा है। अगर ये दोनों सेटिस्फाइड कर रहा है तो कहता है बताएं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a माइनस b
कौन सी ऑप्शन को सेटिस्फाइड करेगा। इधर मैंने सॉल्व किया है, बी में से ए को माइनस किया, कितने एलिमेंट्स इसके अंदर मौजूद है, एक मौजूद है मेरी एग्जांपल के मुताबिक। कितने एलिमेंट्स है जी, इधर मैं लिख लेता हूं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस ए, कितने हैं जी, एक एलिमेंट मौजूद है, इसकी कार्डिनैलिटी 1 है। बी में से ए को अगर माइनस करे, बी में से ए को माइनस करे, कितने एलिमेंट बचते हैं, सिर्फ एक एलिमेंट बचता है इस सेट के मुताबिक। अब हम ऑप्शंस की तरफ चलते हैं। लो जी, पहला तो कहता 0, मेरा तो इधर आंसर 1 आता है जी, यानी ये ऑप्शन तो नहीं मुझे चाहिए, ये तो नहीं बनती। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, बी की तादाद कितनी है, 1 2 3, लेकिन मुझे चाहिए 1, ये भी सेटिस्फाइड नहीं करती बी ऑप्शन। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए में कितने एलिमेंट्स है जी, 1 2, तो वो भी सेटिस्फाइड नहीं करती। ठीक है, यानी इसके अंदर 3 एलिमेंट्स है लेकिन मुझे चाहिए 1। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 2, वो भी नहीं मुझे चाहिए, यानी फिर इसको चेक करना पड़ेगा। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे मुराद है नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स में से माइनस करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए। बी के कितने हैं जी, 1 2 3 माइनस ए के कितने हैं, 1 2 माइनस करें, आंसर कितना आ गया 1। तो ये और ये इक्वल आ गया, इट्स मीन ये मेरा राइट ऑप्शन है। अगर मैं इस एग्जांपल को लूं, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बी माइनस ए, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड करती है ये वाला ऑप्शन। ठीक है, इधर ओवरलैपिंग था तो ये ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, इधर मेरे पास क्या था, सबसेट था, और ये वाला ऑप्शन बनता है लास्ट वाला। थोड़ा सा डिफरेंस है सेट्स का, क्लियर होगा ना सेट्स के बारे में, ओवरलैपिंग क्या होता है, सबसेट क्या होता है, डिसजॉइंट क्या होता है, फिर आपके लिए सॉल्व करना आसान होता है। हमने खुद अपनी तरफ से एग्जांपल्स लेनी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मूव से पहले, क्योंकि वो जो नेक्स्ट है हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ सेट का एक एमसीक्यूज दिया हुआ है, ये भी हम काफी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं, आपकी बुक में जो टॉपिक है दैट इज एप्लीकेशन ऑफ सेट्स, यानी हमने ये टॉपिक पढ़ा था इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, 2 सेट्स के लिए भी और 3 सेट्स के लिए। अगर किसी सेट की 2 या 2 से ज्यादा की कार्डिनैलिटी, यानी 2 सेट्स के दरमियान ऐसा कॉम्बिनेशन हो जिसकी तादाद हम मालूम कर सके, 2 या 2 से ज्यादा की भी। ठीक है, लेकिन हमारे पास यहां पर 2 का ऑप्शन दिया हुआ है। वो कहता है जी इफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनिट बी, ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इतना दिया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी इतना दिया हुआ है, और ये मालूम करना है। अब मैं फार्मूला लिखने लगा हूं, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, एप्लीकेशन में देखिएगा, वहां पर हमने फार्मूला पढ़ा था 2 सेट्स के लिए। अगर ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हमने यूज करना। अब देखो किसकी वैल्यू दी है, ए यूनियन बी की दी है, वो कितनी दी है, 50 दी है जी हमें, ये 50 दी है जी। ए की वैल्यू कितनी दी है जी, 30 दी है, 30 लिख लें जी, प्लस और बी की कितनी दी है, 35 दी है, वो भी लिख लें। और ये हमें मालूम करना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये मालूम करना, इसे इधर ले आते हैं और इसे उधर जाके माइनस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये इधर आके पॉजिटिव, ये उधर जाके नेगेटिव। ये कितना हो जाएगा टोटल 65, 50 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 15। तो इसका जो राइट ऑप्शन बनेगा दैट इज बी ऑप्शन, तो ये आंसर आ जाएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, चलो जी ये भी सॉल्व कर लिया अब हमने। अब आते 2 सेट्स दिए हैं, नेक्स्ट 7 पार्ट। ए में कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। अगर हम बात करें ना ए की कार्डिनैलिटी की, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए दैट इज 4। बी में कितने जी, 1 2 3। जब हम बात करेंगे ना यहां पर एन ऑफ बी की, एन ऑफ बी कितना दिए हुए 3, यानी बी के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और ए के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 4। आगे क्या कहता है जी, देखिए जरा, देन दी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ये थी ए क्रॉस बी, ये हम पढ़ चुके हैं जब हमने बाइनरी रिलेशन ऑफ फंक्शन को डिस्कस किया ना, और हमने वहां पर जो क्वेश्चन नंबर 1 था हमारे पास 2.3 का,
वहां पर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन भी किया और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व किया था, वो देखिएगा जरा, ठीक है। अब वो कहता है जी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट हो ए क्रॉस बी कंटेन एग्जैक्टली कितने एलिमेंट्स होंगे, सिर्फ एलिमेंट्स बताने, सॉल्व नहीं करना। देखो जी इसके कितने एलिमेंट्स हैं जी, 4 एलिमेंट्स आए हमारे पास। ए के अंदर कितने हैं, 1 2 3 और 4, यानी ए के अंदर 4 एलिमेंट्स है जी। बी के अंदर कितने जी, 1 2 3, 3 लिख लो जी, मल्टीप्लाई बाई 3, तो आंसर कितना आ गया 12। तो ये इसका आंसर आएगा। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या कहता है, 2 सेट्स को मल्टीप्लाई करें, लेकिन हमने सेट्स नहीं बनाने, हमने सिर्फ बताने तादाद कितनी होगी उन सेट्स की। यानी ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, 4 एलिमेंट्स हैं, बी के अंदर 3 है, इनको मल्टीप्लाई करो आंसर। कार्टेशियन प्रोडक्ट से मुराद है मल्टीप्लिकेशन करना 2 सेट्स की, ठीक है। ये ऑप्शन भी हमने सॉल्व कर दिया। चलो जी अब आते हैं नेक्स्ट, फंक्शन से रिलेटेड एक एग्जांपल दी हुई है, इंपॉर्टेंट भी है। इफ ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये फंक्शन दिया हुआ है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ जी, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ये दिया हुआ है। वो कहते हैं देन द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ ए प्लस 1। देखिए यहां पर अगर x है और लेकिन x की जगह क्या है ब्रैकेट के अंदर a प्लस 1, हमने x की जगह a प्लस 1 रखना है। इस इक्वेशन में जहां जहां x लिखा हुआ है वहां पर हमने क्या रखना है, a प्लस 1, यानी इधर भी a प्लस 1 आ जाएगा। हमने इसकी वैल्यू बतानी क्या होगी, यानी इधर पुट कर देंगे a प्लस 1, a प्लस 1 का स्क्वायर 3 माइनस 3 इंटू a प्लस 1 प्लस 2, यानी जहां जहां पर x आ रहा है उसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3 इंटू ए प्लस 1 प्लस 2। अब इसको सॉल्व करते हैं। होल स्क्वायर का फार्मूला याद कर लें बच्चों, मैंने पहले भी बताया था कि स्क्वायर के फार्मूले आपने लाजमी याद करने हैं। तो ये होता है ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1, इसको मल्टीप्लाई करवाते हैं माइनस 3a माइनस 3 प्लस 2, ये और ये सारे का सारा कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब इसको सोल्व करेंगे इधर बचेगा ए स्क्वायर और इसको सोल्व करेंगे तो ये बचेगा माइनस ए के बराबर। तो ये वाला राइट ऑप्शन बनता है, यानी इस जहां जहां x लिखा था वहां पर मैंने क्या पुट किया a प्लस 1, तो सोल्व करने से ये ऑप्शन बनता है ए स्क्वायर माइनस 1। अगर आपको स्क्वायर का फॉर्मूला आता है ना तो फिर कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो जी वो ऑप्शन भी हो गया। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं जी नाइन्थ वाला भी फंक्शन से रिलेटेड ही है हमारे पास, उसको भी सोल्व करते हैं। चले नाइन्थ वाला स्टार्ट करते हैं, बड़ा सिंपल सा ये भी। कहते हैं गिवन दैट फंक्शन दिया हुआ है, फंक्शन क्या दिया हुआ है लिख लेते हैं उसे। एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है जी, 3x प्लस 1, ये फंक्शन दिया हुआ है। वो कहता है जी हमारे पास फंक्शन की वैल्यू, सॉरी इधर मेरे पास मैंने गलत लिख दी, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28, करेक्ट कर लीजिएगा। एफ ऑफ 28 नहीं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28 था, वो मैंने गलत लिख दिया। वो कहता है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है 28, ये एफ ऑफ एक्स लिखा है, इसकी जगह क्या आ जाएगा 28 और ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। यानी ये फंक्शन दी है और आगे फंक्शन की वैल्यू दी है। फंक्शन की वैल्यू कितनी दी है 28। वो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी आपने क्या फाइंड करना है, एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी, इसको सॉल्व करके। तो प्लस 1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, कितना बचेगा 27। सॉल्व आगे कर लेते हैं, 27 बच गया, 3x 3 इधर आगे हो जाएगा डिवाइड, तो x का आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास फाइनली 9 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस सॉल्व करना है तो आपको आंसर मिल गया ए ऑप्शन। बड़ा सिंपल था, फंक्शन दिया, फंक्शन की वैल्यू 28 इधर रखी और उसको सॉल्व कर लिया, वहां से x की वैल्यू निकाल ली तो ये आंसर आ जाएगा। अब लास्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, फंक्शन से रिलेटेड है। जब मैंने फंक्शन का टॉपिक पढ़ाया था ना तब मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताई थी कि अगर पिक्टोरिकल डायग्राम में कैसी शेप बने तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन कौन सा है। थोड़ा सा रिमाइंड करवा देता हूं। वो कहता है जी हमारे पास a और b ये 2 सेट्स है, 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, और फंक्शन डिफाइन किया ये वाला फंक्शन ये है। जब फंक्शन डिफाइन किया ना उसको पिक्टोरिकल डायग्राम यानी डायग्राम के अंदर शो करेंगे ना तो हमारे लिए आसानी होगी।
शो करते। ए के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 एंड 3। बी के अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं जी? ए एंड बी। तो पहला ए होता है जिसे डोमेन कहते हैं, दूसरा बी जिसे कोडोमेन या रेंज भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स। थोड़ा सा डिफरेंस होता है लेकिन बाद में उसको डिस्कस करेंगे। चले जी, ये ए के अंदर एलिमेंट्स और ये बी के अंदर एलिमेंट्स। आगे वो कहता है ए का जोड़ा, ए का पेयर किसके साथ, सॉरी 1 का पेयर किसके साथ बनाना है? ए के साथ। तो 1 का तो पेयर बन गया ए के साथ, ये चीज आ गई। उसके बाद हमारे पास है जी 2 का बनेगा बी के साथ और 3 का भी बनेगा बी के साथ। देखो ना, 1 का पेयर ए के साथ, 2 का पेयर बी के साथ, 2 का पेयर बी के साथ और 3 का पेयर भी बी के साथ। तो ये मेरे पास है तस्वीर बनती, पिक्टोरियल डायग्राम जिसे कह सकते हैं हम। अब यहां से हमें अगर डेफिनेशन नहीं ना भी याद तो मैंने आपको ट्रिक बता दिया था। अगर आपके पास ऐसी शेप, ऐसी शक्ल बन जाए तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये फंक्शन कौन सा है, क्योंकि फंक्शन की 4 टाइप्स हमने पढ़ चुके हैं, इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव, बाइजेक्टिव, इनटू। अब यहां पर सर्जेक्टिव और ऑन टू याद रखना एक ही चीज होती है। मैंने आपको ऑन टू पढ़ाया तो वहां पे सब्जेक्टिव के बारे में भी बताया था कि ऑन टू और सर्जेक्टिव एक चीज ही होती है। और मैंने कहा था अगर ग्रेटर देन का सिंबल हो, अगर आप डायग्राम बनाए ग्रेटर देन का सिंबल, ये ग्रेटर देन का सिंबल है जी, यहां पर नजर भी आ रहा है, और इसमें कोई एलिमेंट ना बचे, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, ग्रेटर देन का सिंबल और कोई एलिमेंट इस वाले सेट में ना बचे दूसरी डायग्राम के अंदर, तो वो ऑन टू या सर्जेक्टिव होता है। ठीक है, लेस देन हो तो वो फंक्शन ही नहीं होता। लेस देन हो, जैसे एक पार्ट था 2.3 के अंदर, लेस देन का सिंबल नजर आ जाए तो फंक्शन ही नहीं होता। अगर ग्रेटर देन का सिंबल हो और कोई एलिमेंट ना बचे इस सेट का तो वो ऑन टू फंक्शन कहलाता है, यानी सर्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, तो यहां पर मैंने ट्रिक्स के मुताबिक भी आपको लास्ट पार्ट सॉल्व करवा दिया। तो यहां पर हमारा चैप्टर नंबर टोटली कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहां पर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे प्लेलिस्ट के अंदर आपको लेक्चर्स मिलेंगे वो चैप्टर नंबर 4 के मिलेंगे।